क्या आप जानते हैं कि जिस कैनेडियन ड्रीम के लिए पूरी दुनिया के लोग और खासकर इंडिया से लाखों स्टूडेंट्स और फैमिलीज हर साल अप्लाई करते हैं, अब उसी कंट्री को उसके अपने लोग छोड़ रहे हैं। A new report says economic migrants who were chosen by the government to come to Canada are leaving the country in record numbers. I'm leaving Canada and I'm not coming back. Leaving Canada was the best decision I ever made in my life. जो कंट्री इमिग्रेशन के लिए इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम डेस्टिनेशन है, उस कनाडा से कैनेडियंस खुद बाहर जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है कि लोग जा रहे हैं, बल्कि ये है कि ये कोई एक दो लोग नहीं हैं, ये एक पूरी वेव है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेपल लीफ वाला देश अब अपने ही लोगों को रोक नहीं पा रहा? नंबर्स इस बदलाव की सिर्फ शुरुआत दिखाते हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के डेटा के अनुसार 2024 में 1,06,000 से ज्यादा कैनेडियंस ने कनाडा परमानेंटली छोड़ दिया, और यह संख्या 1967 के बाद सबसे ज्यादा है। यानी पिछले करीब 60 सालों में इतने लोग कनाडा कभी नहीं छोड़ा था। और 2025 ने तो रिकॉर्ड और भी तेज तोड़ा। 2025 के सिर्फ पहले 6 महीनों में ही 54,530 लोग कनाडा छोड़ चुके थे। किसी भी साल के फर्स्ट हाफ में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतलब साफ है, ट्रेंड सिर्फ बढ़ नहीं रहा, एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन असली सवाल नंबर्स नहीं है, नंबर्स सिर्फ सरफेस दिखाते हैं। असली सवाल यह है कि यह ट्रेंड इतना तेज क्यों हो रहा है, और अगर यह कंटिन्यू हुआ तो क्या कनाडा अपनी सबसे बड़ी ताकत खो सकता है? अगर आप सोच रहे हो कि ये कुछ रेयर केसेस हैं, तो पिक्चर उससे कहीं बड़ी है। ये एक साइलेंट माइग्रेशन है जो हेडलाइंस में कम आता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल रहा है। और यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये लोग भाग नहीं रहे, ये कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं कि उन्हें कहां रहना है। यही इसे डेंजरस बनाता है। और सबसे अलार्मिंग बात, जो लोग कनाडा छोड़ रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। डेटा बताता है कि कनाडा छोड़ने वालों में 67% लोग 20 से 44 साल की एज ग्रुप के हैं। यानी एग्जैक्टली वो लोग जो किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ होते हैं। यंग, स्किल्ड, प्रोडक्टिव। कनाडा अपनी सबसे जरूरी जनरेशन को खो रहा है। अब यहां असली प्रेशर समझो। कनाडा में सबसे बड़ा इश्यू है हाउसिंग। टोरंटो में एक एवरेज घर की कीमत अभी 12,25,000 कैनेडियन डॉलर्स है। वैंकूवर में यह और भी ज्यादा है। वहां एक डिटैच्ड हाउस की एवरेज प्राइस 19,30,000 डॉलर्स है। अब इसे रिलेट करो। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के डेटा के अनुसार मीडियन रियल वेजेस पिछले 40+ सालों में सिर्फ 20% बढ़े हैं, लेकिन उसी पीरियड में होम प्राइसेस 163% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब सैलरी बढ़ी, लेकिन घर की कीमत उससे 8 गुना तेज बढ़ी। आरबीसी की एक रिपोर्ट ने यह सामने रखा कि वैंकूवर में एक मीडियन इनकम अर्नर को घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट सेव करने में 34 साल लग सकते हैं। 34 साल, एक पूरी उम्र। टोरंटो में भी यही फिगर 26 साल से ज्यादा है। और मार्च 2024 के डेटा के अनुसार जो कोई कनाडा में एवरेज प्राइस का घर खरीदे, उसकी मंथली मॉर्टगेज पेमेंट उसकी इनकम का लगभग 48% हो जाती है। मतलब आधी सैलरी सिर्फ घर पर, बाकी खर्चों के लिए आधी। यही वो पॉइंट है जहां लोग सोचना शुरू करते हैं, क्या यह जिंदगी सस्टेनेबल है? यहीं से मिडिल क्लास एग्जिट शुरू होता है, और यही सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। और जब वही मिडिल क्लास सिस्टम से बाहर जाने लगे तो पूरे स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ हाउसिंग ही प्रॉब्लम है, तो तुम अभी पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में फ्री हेल्थ केयर के लिए फेमस है, लेकिन फ्री का मतलब यहां फास्ट नहीं है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के 2025 के डेटा के अनुसार कनाडा में एक जीपी के रेफरल से लेकर एक्चुअल ट्रीटमेंट मिलने तक का मीडियन वेट टाइम अभी 28.6 वीक्स है, यानी करीब 7 महीने। और यह फिगर 1993 की तुलना में 208% ज्यादा है। मतलब 30 साल पहले जो वेट 9 हफ्ते था, वो अब 7 महीने हो गया है। और कुछ स्पेशलिटीज में तो हालत और भी बुरी है। 2024 में करीब 5 लाख कैनेडियंस इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में बिना डॉक्टर देखे वापस चले गए, क्योंकि वेट इतना लंबा था कि लोगों ने हार मान ली। अब इसमें एक और लेयर जुड़ती है, इकोनॉमी की। कनाडा का जीडीपी पर कैपिटा 2020 से 2024 के बीच 2% गिर चुका है। यह ग्रेट डिप्रेशन के बाद से किसी भी 5 ईयर पीरियड में सबसे बड़ी गिरावट है। और 2024 में पहली बार कनाडा ओईसीडी एवरेज से नीचे चला गया। यानी कनाडा का पर पर्सन इनकम अब डेवलप्ड कंट्रीज के एवरेज से भी कम है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जो कनाडा के लिए सबसे डेंजरस है। कनाडा से जो लोग जा रहे हैं वो एवरेज लोग नहीं हैं,
वो कनाडा के सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बैंक ऑफ कनाडा की रिसर्च यह बताती है कि जो लोग कनाडा के टॉप 1% अर्नर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से 40% ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स चले गए हैं और इससे नीचे के टॉप 10% अर्नर्स में से भी 30 से 50% लोग इमिग्रेट कर चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2024 में अकेले ओटावा साइंस पॉलिसी नेटवर्क के सर्वे में पाया गया कि कनाडा के 64% ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी 2/3 कह रहे हैं कि वो डिग्री के बाद कनाडा छोड़ने की सोच रहे हैं। मतलब कनाडा अपनी खुद की नेक्स्ट जनरेशन को रोक नहीं पा रहा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कनाडा में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं? जवाब है नहीं। कनाडा अभी भी G7 कंट्री है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, फिर भी लोग जा रहे हैं और यही इस कहानी को डेंजरस बनाता है। कई कैनेडियंस अब ओपनली कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट एंगल आता है, फूड प्राइसेस। कनाडा का डेटा बताता है कि 2021 के बाद से ग्रोसरी प्राइसेस 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। कॉफी 27.8% महंगी हुई। डालहौजी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि 2026 में एक फैमिली ऑफ 4 का सालाना फूड बजट $17,572 होगा, जो 5 साल पहले से 27% ज्यादा है। और कनाडा के 25% हाउसहोल्ड्स अभी फूड इनसिक्योर हैं, मतलब 4 में से 1 घर में खाने की कमी है। अब इन सबको जोड़ो और एक सिंपल सवाल बनता है, अगर तुम अच्छा कमाते हो फिर भी 34 साल बिना घर के बिताने पड़े, अगर डॉक्टर के पास जाने के बाद 7 महीने वेट करो, अगर ग्रोसरी बिल हर साल 27% बढ़ रहा हो, तो क्या यह सच में एक ड्रीम है? यहीं पर माइंडसेट शिफ्ट होता है। लोग रियलाइज करने लगते हैं कि इश्यू इनकम का नहीं है, इश्यू उस सिस्टम का है जहां जीतने के बाद भी राहत नहीं मिलती। और जब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में कम पैसे में ज्यादा स्टेबल और पीसफुल लाइफ दिखती है, तो डिसीजन बदलना शुरू हो जाता है। अब एक और एंगल एंटर करता है जो गेम को और बड़ा बना देता है। यह सिर्फ कनाडा का इश्यू नहीं रहा, यह ग्लोबल कंपटीशन बन चुका है। पहले लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए कंट्रीज के पीछे जाते थे, अब कंट्रीज खुद लोगों के पीछे आ रही हैं। और जब डिमांड इतनी हाई हो जाती है तो चॉइस पावर लोगों के हाथ में चली जाती है। ओंटारियो इस पूरे एक्सोडस का सबसे बड़ा फेज बन चुका है। 2024 में कनाडा छोड़ने वाले 48% लोग ओंटारियो से थे, जबकि ओंटारियो में कनाडा की सिर्फ 39% आबादी है। यानी ओंटारियो अपने पॉपुलेशन शेयर से भी ज्यादा लोगों को खो रहा है। और 2025 के पहले क्वार्टर में यह परसेंटेज 50% से ऊपर चली गई। टोरंटो और वैंकूवर, जो कनाडा के 2 सबसे बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वहां के लोग सबसे ज्यादा जा रहे हैं। यही वो सिटीज हैं जहां लाइफ सबसे एक्सपेंसिव भी है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आती है, कनाडा की पॉपुलेशन 2025 में पहली बार घटी, कन्फेडरेशन के बाद से पहली बार। यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह एक सिग्नल है कि कुछ फंडामेंटली बदल रहा है। अब सवाल तुम्हारे लिए है, अगर इंडिया में बैठकर तुम कनाडा का ड्रीम देख रहे हो, तो यह वीडियो देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्योंकि यह सिर्फ कैनेडियंस की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां मेहनत बढ़ती है लेकिन रिवॉर्ड नहीं, जहां इनकम बढ़ती है लेकिन लाइफ बेटर नहीं होती। और असली सवाल यह है, अगर खुद कैनेडियंस को कनाडा में रहने का कोई रीजन नहीं दिख रहा, तो दुनिया के बाकी देश कनाडा को किस नजरिए से देखेंगे? यही वो क्वेश्चन है जो कनाडा की गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा वार्निंग बन चुका है। और यही वो शिफ्ट है जो इस पूरी माइग्रेशन स्टोरी को सिंपल ट्रेंड नहीं, बल्कि एक बड़े ग्लोबल पावर चेंज की शुरुआत बनाता है।